हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपरलेस नॉलेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स और विज्ञान संबंधित कुछ प्रश्नों पे, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपका पहला प्रश्न। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम अपना पहला प्रश्न। और उसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि जो भी हम इस समय प्रश्न आपको दे रहे हैं वो करंट अफेयर और विज्ञान संबंधित प्रश्नों पर आधारित हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और साथ ही साथ आपको जो है हम ये 10 क्वेश्चंस के बाद जो 10 क्वेश्चंस का क्विज दे रहे हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि वन लाइनर में है। आपके कई परीक्षाओं में, पिछली कई परीक्षाओं में वो पूछा गया है, तो आप उसे भी नोट करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न आज का। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट पर 3 नई शिपों को तैनात किया गया? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है: गोवा, कोलकाता, मुंबई और कटक। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, गोवा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है। गोवा के समुद्री तट पर भारत ने अभी हाल ही में 3 नई शिपों को तैनात किया है। अब वो 3 नई शिपें कौन कौन सी हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो पहली शिप है आपका, जिसका अभी जो नाम दिया गया है उन तीनों शिपों की, उनके उनमें पहला नाम जो है वो सचेत है। दूसरा नाम है IBC 450। तीसरा नाम है C 451। ठीक है। अब आपको बता दें कि यह काम कैसे करेगी और इनको क्यों जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो भारत की सुरक्षा की दृष्टिकोण से इसे जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है और यह भारत की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा। ठीक। अभी इसमें जो प्रमुख शिप है उसका नाम है सचेत। तो सचेत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ICGS सचेत क्या है और इसकी इस समय कमान कौन संभाल रहा है? तो इसकी कमान इस समय उप महानिरीक्षक राजेश मित्तल संभाल रहे हैं। और यह ऐसी शिप है जिसमें 11 अधिकारी और 110 अन्य कार्यकारी शामिल होते हैं। ठीक है। और इसमें यह इसकी बनावट कैसी है? तो यह जो है 9100 वाट 9100 किलोवाट के इसमें 2 इंजन लगे हैं, जो कि इसको पावरफुल बनाते हैं। ठीक। और साथ ही साथ हम C 450 और C 451 के बारे में जानते हैं कि इनकी बनावट कैसी है और इनको किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि C 450 और C 451 को किस कंपनी ने बनाया है। तो ये भी आप जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इंटरसेप्ट बोट C 450 और C 451 को L&T शिपयार्ड हजीरा, जो कि गुजरात में स्थित कंपनी है, गुजरात में L&T शिपयार्ड हजीरा, यह जो है स्थित कंपनी ने इसको बनाया है, जो कि स्वदेशी रूप से इसको डिज़ाइन किया है और इसका जो भी निर्माण किया है वो स्वदेशी रूप से किया है। ठीक। अब इसमें किस तरीके के हम बचाव कार्य के लिए जो है क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें युद्धपोत संबंधित जो है 2 हेलीकॉप्टर और 4 हाई स्पीड बोट और बचाव अभियान के लिए एक इन्फ्लेटेबल बोट की व्यवस्था होती है। ठीक। अब इसके साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2020 में RBI सेंट्रल बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे: तरुण बजाज, अतन चक्रवर्ती, शिवराज गिरी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, तरुण बजाज। तरुण बजाज को भारत सरकार ने वर्ष 2020 में RBI सेंट्रल बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया। अब यहाँ पे आपका जिक्र हुआ है कि अतन चक्रवर्ती, तो अतन चक्रवर्ती के बारे में जान लेते हैं। अतन चक्रवर्ती तरुण बजाज के पहले इस पद को देखते थे, मतलब तरुण बजाज अतन चक्रवर्ती के जगह पर निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक। अब तरुण बजाज को कौन कौन से विभाग मिले हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं कि तरुण बजाज को आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय के विभाग और भारत सरकार को RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेसवॉक करने वाली पहली महिला जोड़ी कौन थी? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है: क्रिस्टिना कोच, हेनरी लारा, जेसिका मीर,
क्रिस्टीना कोच, जेसिका मीर और इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके पिछली कई परीक्षाओं में यह पूछा भी गया है, तो इसे हो सके तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर। क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला जोड़ी थी। अब यहाँ पे जिक्र हुआ है क्रिस्टीना कोच की, तो हम आपको बता दें यहाँ पे इनसे एक प्रश्न भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में क्रिस्टीना कोच ने कितने दिन बिताए थे। तो आपका उत्तर होगा 328 दिन। 328 दिन इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में बिताया था, उसके बाद ये पृथ्वी पर वापस आई थी। अब यहाँ पे अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस वॉक का जिक्र हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में कब भेजा था। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो है 1983 में। ठीक है, 1983 में अमेरिका ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय की तरफ से एरोस्पेस और घरेलू रक्षा के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ और 200 करोड़। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, 400 करोड़। 400 करोड़ रुपए की मंजूरी अभी हाल में ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से एरोस्पेस और घरेलू रक्षा के लिए दी गई है। अब इस मंजूरी को दी किसने, यह प्रश्न बन सकता है आपका। तो इस मंजूरी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लागू किया गया। और यह कब लागू किया गया, तो यह 15 मई 2020 को लागू किया गया। अब इन पैसों की मदद से किस तरीके के उद्योगों में बढ़ावा होगा या किस तरीके के कार्य किए जाएंगे, तो इसको आपको बता दें कि इन पैसों की मदद से घरेलू रक्षा उद्योग, देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर का मतलब जैसे उपकरण या संसाधन, जो भी वहाँ पे उपकरण बनाए जाएंगे उसके संबंध में यह बात हो रही है, तो उनके परीक्षणों के लिए वहाँ पे केंद्र तैयार किया जाएगा और उस केंद्र तैयार करने के लिए इन पैसों का उपयोग किया जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक ध्वज में काले रंग का छल्ला किस देश का प्रतीक है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, अफ्रीका। अफ्रीका में जो इसमें काले रंग का छल्ला दिया गया है वो अफ्रीका का प्रतीक होता है। अब साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इसमें 5 छल्ले होते हैं जो कि 5 देशों का प्रतीक माना जाता है। तो जिसमें से काले रंग का छल्ला अफ्रीका का प्रतीक होता है और यहाँ पे लाल रंग का छल्ला जो होता है वो अमेरिका का प्रतीक होता है और नीले रंग का छल्ला जो होता है वो यूरोप का प्रतीक होता है और इसी में येलो रंग का छल्ला जो है वो एशिया का प्रतीक होता है और हरे रंग का छल्ला ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक होता है। तो 5 छल्ले होते हैं, 5 देशों का ये प्रतीक होते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 30 दिन तक अपनी लगातार सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, मध्य प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तेलंगाना की सरकार ने और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश की सरकार ने, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में यह घोषणा की है कि वह अपने पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करेगी। अब पुलिसकर्मियों की बात आई तो वह किन पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेगी ये भी जान लीजिए। तो वह कोविड-19 के चलते जिन्होंने अपनी 30 दिन की लगातार सेवा दी थी और वह कोरोना से ग्रसित होके उनकी मृत्यु हुई है, उनको वह कर्मवीर पदक से सम्मानित करेगी। और उसने भी जो यह योजना और यह कर्मवीर पदक से सम्मानित करना है वह कब किया जाएगा, तो वह 15 अगस्त को वह करेगी। ठीक है, और यह योद्धा कल्याण योजना के तहत जो है उन्हें सम्मान
दिया जाएगा। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसके तहत उन्हें सम्मान दिया जाएगा, तो वहाँ पे जो है आप ये बताएंगे कि योद्धा कल्याण के तहत, योद्धा कल्याण योजना के तहत उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा और वो 15 अगस्त को दिया जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की कैंटीनों में किस प्रकार के सामानों को रखने की मंजूरी दी गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, स्वदेशी सामान, दूसरा है सेना निर्मित सामान, तीसरा है सरकारी सामान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है स्वदेशी सामान। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। स्वदेशी सामानों को रखने के लिए हाल ही में भारतीय सेना की कैंटीनों में मंजूरी दी गई है। अब इस मंजूरी को किसने दिया है? तो इस मंजूरी को भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लागू किया है। ठीक है, और यह कब से लागू हो रही है? तो यह 1 जून 2020 से लागू हो रही है। और सर्वप्रथम आपको यह बता दें कि यह जो मंजूरी दी गई है, इस नियम का सर्वप्रथम जो कहाँ पे लागू होगा, वो सीआरपीएफ के कैंटीनों में यह लागू हो रहा है। और इसे आत्मनिर्भर भारत के तहत इस योजना को लागू किया गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वह जो है इस योजना को किस योजना के तहत लागू किया गया है? तो इस योजना को आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है लागू किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, विज्ञान संबंधित प्रश्न है ये। थायमीन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी। एस्कॉर्बिक एसिड में विटामिन बी नहीं पाई जाती है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है विटामिन बी। तो विटामिन बी के बारे में बता दें आपको कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होती हैं, जो कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7, B9 और B12 के रूप में जानी जाती हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण विटामिन बी के बारे में जो जानने वाली है वो विटामिन B1, B2 और B6 होती हैं। अब B1 में आपका जैसे थायमीन पाया जाता है, B2 में आपका राइबोफ्लेविन पाया जाता है और B6 में आपका जो पाया जाता है जैसे बायोटीन है, फोलिक एसिड है और फायरोडॉक्समिन है। ये सब जो है आपके विटामिन B6 में पाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, यहाँ पे बात कही गई है कि नहीं है, तो वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पे आपका सही होगा, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड में विटामिन सी पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में अनुपस्थित होता है। यह छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कवकों में अनुपस्थित होता है। अब क्लोरोफिल के बारे में आपको बता दें कि क्लोरोफिल कवक में अनुपस्थित होता है, इसीलिए वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। ठीक, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है कि स्वपोषी परपोषी किसे कहते हैं। तो स्वपोषी पौधे जो है अपनी भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो दिया गया है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के बारे में जैसा हमने बताया आपको कि क्लोरोफिल कवक में अनुपस्थित होता है, इसलिए वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल की इस तरीके से जो है संरचना होती है और इस तरीके से इसकी महत्व होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग पित्त रस बनाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, यकृत, अग्न्याशय, पित्त की थैली और वृक्क। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, यकृत। यकृत जो है वो पित्त रस बनाता है। अब पित्त रस क्या है? पित्त रस के बारे में जान लेते हैं। पित्त रस जो है वो लीवर के द्वारा बनता है
और पित्तरस एक पाचक तरल का निर्माण करता है। यह जो है लीवर एक पाचक तरल का निर्माण करता है जिसे हम पित्तरस कहते हैं। लीवर से निकलकर पित्त की थैली में संचित हो जाता है, जो कि लीवर के एकदम नीचे एक छोटी थैलीनुमा संरचना होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा जो है 10 क्वेश्चनों का क्विज है, जो कि आपको खुद से ही पढ़ना है, खुद से देखना है, खुद से उसका सोचकर सब उत्तर देना है। तो हम उसको चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलते चलते हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ परीक्षा उपयोगी, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने उन प्रश्नों का, जो कि एक वन लाइनर प्रश्न है और इनको जो है थोड़ा सा आपको सोचना है और आपको ही इसका आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके कई परीक्षाओं में यह पूछा गया है और आने वाले जो भी 10 क्वेश्चंस हैं वो सारे आपकी परीक्षाओं से ही संबंधित हैं, जो कि कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, भारत में अल्काइन वृक्ष किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 3600 से 4000 मीटर पर, दूसरा है 3500 से 4500 मीटर पर, तीसरा है 2000 से 3000 मीटर पर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए फटाफट इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 3600 से 4000 मीटर पर भारत में अल्काइन वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। इसी क्षेत्र में जैसे हमारे देवदार आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं, तो वो 3600 से 4000 मीटर पर पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में स्थित है? जैसा कि हमने आपको बताया कि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपका ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है इसका आंसर, आप ज़रा सोचिए। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, चीन। चीन जो है वो संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान है। तो यहाँ पे आपका उत्तर चीन होगा। आप अपने उत्तर से इसको मिला लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, मटियार, जलोढ़, चिकनी और दोमट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है, ज़रा सोचिए इसको। मटियार, जलोढ़, चिकनी और दोमट 4 तरीके की मिट्टियाँ हैं। मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो यहाँ पे जो आपका उत्तर हो सकता है वह ऑप्शन ए, मटियार। मटियार मिट्टी में जल धारणा क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है, या अति आवश्यक तत्व हैं? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा तत्व ऐसा है जो कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक है? मैग्नीशियम, सोडियम, ऑक्सीजन और पोटेशियम। तो यहाँ पे आपका उत्तर जो हो सकता है वो इन चारों में से एक है। तो आपको सोचना है इसका उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बताते हैं, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है? अब यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, अल्पाइन, मैंग्रोव, मरुस्थलीय और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है, उत्तर आपका जो सही है वो आपका ऑप्शन बी, मैंग्रोव। श्वसन मूल मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है। मैंग्रोव ऐसी वनस्पति है जिसमें श्वसन मूल मिलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का वह अभयारण्य जिनमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्नाव जनपद में, सुल्तानपुर जनपद में, सिद्धार्थनगर जनपद में और लखीमपुर खीरी जनपद में।
मतलब यह किस जनपद में पाया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, उन्नाव जनपद। उन्नाव जनपद में वह अभयारण्य पाया जाता है जिनमें हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग मतलब स्टैज पाया जाता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, कान्हा, दाचीगाम, गिर, मदुमलाई। ठीक, अब यहाँ पे आपका उत्तर कौन सा हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, दाचीगाम। दाचीगाम वह एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे कश्मीरी महामृग पाया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, या सर्वाधिक जैव विविधता किस में पाई जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, शांत घाटी जो कि केरल में स्थित है, कश्मीरी घाटी, सुरमा घाटी और फूलों की घाटी। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता आपकी जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, शांत घाटी। शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, 2005 में, सन 2000 में, 1999 में और 1997 में। यह भी प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 1997 में। 1997 में पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन हुआ था। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, गेंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए और शेर के लिए। तो कांजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? यहाँ के 4 ऑप्शंस में आपका कोई एक उत्तर सही है। आपको सोचना है कि वह उत्तर कौन सा हो सकता है। तो उसका जो सही जवाब है, यहाँ पे कांजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, आपका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, गेंडा के लिए। गेंडा के लिए कांजीरंगा जाना जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की लिंक आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।